क्या होता है जब सम्मान, रिश्ते और अहम तीनों आमने सामने खड़े हो जाएं? जब एक छोटी सी रसोई की बात पूरे परिवार को बिखेरने की कगार पर पहुंचा दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 आईसीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक से एक अत्यंत संवेदनशील, पारिवारिक और सामाजिक भावनाओं से भरपूर कहानी, बड़े घर की बेटी, जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के शिखर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। इस वीडियो में हम इस कहानी का आसान भाषा में सार, मुख्य पात्रों का विश्लेषण और महत्वपूर्ण भावार्थ लेकर आए हैं, ताकि न केवल आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें, बल्कि इस कालजयी अर्थात जो समय को मात दे दे अर्थात अमर रचना के मूल भावों को भी समझ सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कैसे एक समझदार बहू, एक क्रोधित देवर और दो भाइयों की तकरार अंत में माफी और प्रेम में बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य पात्रों के विश्लेषण से। इस कहानी के मुख्य पात्रों में सबसे पहले आती हैं आनंदी, जो कि बड़े घर की बेटी, एक उच्च कुल की सुंदर, गुणी और सहनशील लड़की है। श्रीकंठ सिंह जी की पत्नी है, समझदार, क्षमाशील और परिवार को जोड़ने वाली शक्ति है। दूसरे नंबर पर आते हैं श्रीकंठ सिंह, आनंदी के पति हैं, बीए पास, शिष्ट और भावुक पुरुष, अपने आत्मसम्मान और पत्नी की प्रतिष्ठा के लिए खड़े होने वाला व्यक्ति। तीसरे नंबर पर आते हैं लाल बिहारी सिंह, श्रीकंठ का छोटा भाई, तेजस्वी मगर अनपढ़ और जल्दी गुस्से में आने वाला, भावनात्मक और पश्चाताप करने वाला पात्र। चौथे नंबर पे हैं ठाकुर बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ और लाल बिहारी के पिता, एक समय धनाढ्य, अब सीमित आय वाले, पारंपरिक सोच वाले, लेकिन परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर सजग। नंबर 5 ठाकुर भूप सिंह, आनंदी के पिता, एक छोटे से ताल्लुकेदार, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति, बेटी आनंदी से अत्यधिक प्रेम करने वाले। सहायक तथा अन्य पात्र हैं गांव के लोग, पंचायत के लोग, हुक्म चिलम वाले, जो दोनों पक्षों की बातें सुनने आते हैं। कुछ लोग आनंदी की प्रशंसा करते हैं, कुछ जलने वाले भी हैं। नेक्स्ट है गांव की महिलाएं, जो कहानी में सामूहिक भूमिका में हैं, श्रीकंठ द्वारा पत्नी के पक्ष में खड़े होने पर प्रसन्न होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़े घर की बेटी की यह दिल छूने वाली कहानी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे, यानी वे गांव के सबसे प्रतिष्ठित और जमींदार व्यक्ति थे। उनके पितामह कभी बहुत धनवान थे, जिनकी संपन्नता के प्रतीक गांव का पक्का तालाब और मंदिर आज भी मौजूद है, लेकिन अब उनकी मरम्मत भी मुश्किल है। बेनी माधव सिंह अब मुकदमे में फंसकर अपनी आधी से अधिक जमीन वकीलों को दे चुके हैं और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 रुपये से अधिक नहीं है। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह है, जिसने कठिन परिश्रम के बाद बीए की डिग्री ली है और अब दफ्तर में नौकरी करता है। छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह ताकतवर और सुंदर जवान है, जिसकी चौड़ी छाती और भरा हुआ चेहरा है और वह रोज सुबह 2 सेर दूध पी जाता है। श्रीकंठ इसके विपरीत कमजोर और रंगहीन हो गया है, क्योंकि बीए की पढ़ाई ने उसके शरीर से दमक छीन ली है। हालांकि वह अंग्रेजी डिग्रीधारी है, पर वह पश्चिमी सभ्यता का प्रशंसक नहीं है, बल्कि उसका विरोध करता है। वह रामलीला में बढ़ चढ़कर भाग लेता है और खुद अभिनय करता है, जिससे उसका भारतीय संस्कृति प्रेम झलकता है। वह पुराने संयुक्त परिवार के सिद्धांत का बड़ा समर्थक है और मानता है कि स्त्रियों का इससे कतराना समाज और देश के लिए हानिकारक है। इस सोच के कारण गांव की लड़कियां उसे पसंद नहीं करती, कुछ तो उसे दुश्मन भी मानती हैं। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी इस विचार से सहमत नहीं है। हालांकि उसे ससुराल वालों से कोई घृणा नहीं, लेकिन वह मानती है कि रोज रोज के झगड़े से अच्छा है कि अलग रहा जाए और शांति से अपनी खिचड़ी पकाई जाए। जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। यह कहावत उस स्थिति को दर्शाती है जब किसी रिश्ते में सामंजस्य न बन पाए। सामंजस्य अर्थात समानता का भाव,
और बात बिगड़ने लगे, तब बेहतर है कि शांति से अलग होकर जीवन बिताया जाए। आनंदी एक बहुत ही ऊंचे खानदान की बेटी थी। उसके पिता एक रियासत के ताल्लुकेदार थे, जिनका नाम हूप सिंह था। उनके पास बड़ा घर, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस और ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी थी, और साथ ही कर्ज भी, जो उस समय शान का प्रतीक समझा जाता था। दुर्भाग्यवश उनके कोई बेटा नहीं था, और आनंदी उनकी चौथी बेटी थी। वह बहुत सुंदर और गुणी थी, इसलिए पिता की बहुत प्यारी थी। अक्सर सुंदर संतान माता पिता को अधिक प्रिय होती है। भूप सिंह के सामने धर्म संकट यह था कि वे आनंदी की शादी कहाँ करें। वह न तो और कर्ज बढ़ाना चाहते थे, और न ही ऐसा रिश्ता करना चाहते थे जिससे लगे कि बेटी का भाग्य अच्छा नहीं रहा। ऐसे ही एक दिन श्रीकंठ सिंह उनसे चंदे के लिए मिलने आए, और भूप सिंह उनके शालीन स्वभाव पर मोहित हो गए। फिर धूमधाम से आनंदी का विवाह श्रीकंठ से कर दिया गया। जब आनंदी अपने नए घर आई तो उसे यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग लगा। जहां वह पली थी वहां शानो शौकत थी, पर यहाँ न हाथी थे, न सजी हुई बग्घी, न बाग, न खिड़कियां, न फर्श, और न ही दीवारों पर तस्वीरें। लेकिन आनंदी ने बहुत जल्दी खुद को इन साधारण परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया, और कभी यह नहीं जताया कि वह विलासिता से आई है। एक दिन दोपहर को लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया, और भावज भावज यानी कि उसकी भाभी आनंदी से बोला कि भूख लगी है, जल्दी पकाओ। आनंदी पहले से ही भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, पर अब चिड़ियों को पकाना था। उसने देखा कि घी सिर्फ पाव भर था, पाव भर मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम, और वह मांस में पूरा डाल दिया, क्योंकि वह बड़े घर की बेटी थी और उसे किफायत अर्थात बचत की आदत नहीं थी। जब लाल बिहारी खाने बैठा और दाल में घी नहीं मिला, तो उसने तंज में पूछा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? तंज अर्थात गुस्से से पूछा। जब आनंदी ने कहा कि घी सब मांस में पड़ गया, तो लाल बिहारी जोर से बिगड़ गया और बोला कि अभी परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? आनंदी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया कि आज जो पाव भर बचा था वह भी मांस में डाल दिया। जैसे सूखी लकड़ी थोड़ी सी चिंगारी से भड़क उठती है, वैसे ही गुस्सैल और असंयमी लोग छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। लाल बिहारी भी वही कर बैठा। उसे आनंदी की यह सीधी सपाट बात बुरी लग गई, और वह ताने कसने लगा कि जैसे मैके में घी की नदी बहती हो। लेकिन एक स्त्री अपने ऊपर कुछ भी सुन लेती है, मगर अपने मायके की निंदा नहीं सह पाती। आनंदी को यह बहुत बुरा लगा, और उसने मुंह फेर कर जवाब दिया, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां तो इतना घी नाई का हार भी खा जाते हैं। यह सुनकर लाल बिहारी तिलमिला गया, गुस्से में थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। अब आनंदी भी क्रोधित हो गई, उसका चेहरा लाल हो गया, और वह बोली, अगर वे मतलब मेरे पिता होते तो आज तुझे इसका मजा चखा देते। लाल बिहारी का संयम टूट चुका था, वह अब गंवार और अशिक्षित बन गया। उसने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंकी और कहा, जिस पर घमंड कर रही हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने समय रहते खड़ाऊ को हाथ से रोक लिया। उसका सिर तो बच गया, लेकिन उंगली में चोट लग गई। वह गुस्से से कांपती हुई अपने कमरे में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। लेखक यहाँ यह बात समझाता है कि स्त्री की ताकत उसका धैर्य होता है, और पुरुषों की ताकत उनका घमंड। आनंदी ने अपने आंसू और पीड़ा पीकर सब सह लिया। यह घटना गुरुवार को हुई थी। उसके बाद 2 दिन तक आनंदी ने न तो कुछ खाया न ही पिया। वह बस अपने पति श्रीकंठ सिंह के शनिवार को घर लौटने का इंतजार करती रही। जब शनिवार को श्रीकंठ आए तो हमेशा की तरह बाहर गांव के लोगों के साथ देर तक बैठकर बातें करने लगे, जिसमें देश समाचार, हलचल और कुछ मुकदमों की चर्चा चलती रही। जब श्रीकंठ सिंह गांव आए तो रोज की तरह गांव के लोगों के साथ नए मुकदमों, देश समाचारों और अन्य विषयों पर बातें करने लगे। यह बातचीत रात के 10 बजे तक चलती रही। गांव के सभ्य पुरुषों को ऐसी चर्चाओं में इतना आनंद आता था कि वे खाने पीने तक को भूल जाते थे, और श्रीकंठ सिंह को भी उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। उधर आनंदी, जो पहले से दुखी थी, उन 2-3 घंटों को बहुत मुश्किल से काट रही थी।
जैसे तैसे जब खाने का समय आया और पंचायत उठ गई, तब घर में कुछ एकांत मिला। तभी लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहा, भैया भाभी को थोड़ा समझा देना कि वे मुंह संभाल कर बातें किया करे, वरना कभी कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह सुनकर बेनी माधव सिंह ने भी बेटे का समर्थन किया और बोले, हाँ, बहू बेटियों का ऐसा स्वभाव अच्छा नहीं कि वे गुस्से में जबान चलाएं। लाल बिहारी ने और जोड़ते हुए कहा, अगर वो बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कम नहीं, हम भी कोई कुर्मी या कहार नहीं है। श्रीकंठ यह सब सुनकर थोड़ा परेशान हुए और उन्होंने पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने बात को छोटा बनाते हुए कहा, कुछ नहीं, वह खुद ही उलझ पड़ी। अपने मायकों को इतना बड़ा समझती है कि हम सबको कुछ नहीं समझती। ये सब बातें सुनने के बाद जब श्रीकंठ खाना खाकर आनंदी के पास पहुंचे, तो आनंदी पहले से ही अंदर क्रोध में भरी बैठी थी। श्रीकंठ ने थोड़ा तीखे अंदाज में पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? आनंदी तिलमिला गई और बोली, प्रसन्न? जिसने आग लगाई है, अगर वह हाथ आ जाए तो मुंह झुलसा दो। श्रीकंठ ने कहा, इतना गुस्सा क्यों करती हो? बात तो बताओ। आनंदी ने कहा, क्या बताऊं? यह मेरे भाग्य का दोष है, नहीं तो एक अनपढ़ छोकरा जो चपरासी बनने लायक भी नहीं, मुझे खड़ा उसे मारकर अकड़ता है। श्रीकंठ चौंक गए और बोले, तुम सारी बात ठीक ठीक कहो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तब आनंदी ने पूरी बात बताई। परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। मैंने देखा कि घी पांव भर से अधिक नहीं था। वह सब मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? और बस इसी बात पर वह मेरे मायके को भला बुरा कहने लगा। आनंदी श्रीकंठ से आगे बताती है कि जब लाल बिहारी ने उसके मायके की तुलना करके ताना मारा तो वह चुप नहीं रह सकी। उसने गुस्से में कह दिया कि वहां तो इतना घी नाई का हार भी खा जाते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता। बस इसी बात पर लाल बिहारी का गुस्सा फूट पड़ा और उसने खड़ाऊ फेंक मारी, जो अगर आनंदी ने हाथ से न रोकी होती तो उसका सिर फट सकता था। आनंदी श्रीकंठ से कहती है कि चाहो तो भाई से ही पूछ लो, जो भी कहा सच कहा है। यह सब सुनकर श्रीकंठ की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने क्रोध में कहा, यह भी हो गया? उस छोकरे की इतनी हिम्मत! अब आनंदी, जो पहले गुस्से में थी, अपने स्वाभाविक स्त्री स्वभाव के अनुसार रोने लगी, क्योंकि स्त्रियों के आंसू उनके मन के दुख को तुरंत बाहर ले आते हैं। श्रीकंठ वैसे बहुत शांत स्वभाव के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जब अपनी पत्नी को रोते देखा तो उनके अंदर भी आग सुलग उठी। रात भर वे बेचैनी से करवटें बदलते रहे, उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह वे अपने पिता बैनी माधव सिंह के पास पहुंचे और बोले, अब इस घर में मेरा रहना संभव नहीं है। यह वही श्रीकंठ थे जिन्होंने पहले दूसरों को इस तरह विद्रोह भरी बातें कहने पर टोका, लेकिन आज वही शब्द उन्हें खुद कहने पड़ रहे थे। इससे लेखक यह दिखाता है कि दूसरों को उपदेश देना आसान होता है, लेकिन खुद उस पर अमल करना कठिन होता है। बेनी माधव यह सुनकर चौंक उठे और पूछा, क्यों? श्रीकंठ ने साफ कहा कि अब इस घर में न्याय नहीं रह गया है। यहाँ बड़े छोटों का आदर नहीं रहा। मैं घर पर नहीं रहता, बाहर नौकरी करता हूँ और मेरे पीछे स्त्रियों पर जूते चप्पल उठाए जाते हैं। कोई सिर्फ कड़ी बात कहे तब तक तो मैं सह लूं, पर हाथ उठाना बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। श्रीकंठ के ये गंभीर और आक्रोश भरे शब्द सुनकर बूढ़े बैनी माधव चुप रह गए। बेटे का ऐसा रूप उन्होंने शायद पहली बार देखा था। वे सिर्फ इतना कह सके, बेटा, तुम जैसे समझदार आदमी से ऐसी बातें सुनना अजीब लगता है। स्त्रियां अक्सर इसी तरह घर बर्बाद करती हैं, उन्हें ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं होता। जब श्रीकंठ सिंह ने अपने पिता को जवाब दिया कि मैं आपके आशीर्वाद से कोई मूर्ख नहीं हूं, तो उनका आशय यह था कि वे समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, और यह उन्होंने गांव के कई बिगड़े मामलों को सुलझाकर साबित भी किया। लेकिन अब जब उनकी पत्नी के साथ अन्याय हुआ है और उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वे चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि वे स्वयं को अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा का रक्षक मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए यही काफी है कि लाल बिहारी को किसी प्रकार का दंड तक नहीं मिला। यह सुनकर अब पिता बैनी माधव भी गुस्से में आ गए और बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, गलती हो भी गई हो तो तुम उसे डांट सकते हो, पर इस तरह से बातें मत करो। इस पर श्रीकंठ ने तीखा जवाब दिया, मैं अब उसे अपना भाई नहीं मानता। पिता ने आश्चर्य से पूछा, सिर्फ स्त्री के लिए? तो श्रीकंठ बोले, नहीं, बल्कि उसके क्रूर और मूर्खतापूर्ण व्यवहार की वजह से। दोनों कुछ देर चुप हो गए। पिता चाहते थे कि बेटे का गुस्सा शांत हो जाए,
लेकिन वे ये स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कुछ गलत किया है। इतने में गांव के कई लोग हुक्का चिलम के बहाने वहां आ गए। जब गांव की कुछ स्त्रियों को यह खबर मिली कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के सम्मान के लिए अपने पिता से टकरा गए हैं, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे अंदर ही अंदर इस बहस का आनंद लेने लगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस कुल की सादगी, अनुशासन और नीति से जलते थे, और आज उन्हें लग रहा था कि इनका घर भी अब टूटेगा। ऐसे लोग अलग अलग बहानों से वहां आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह समझ गए कि गांव वाले मजा लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने बात को शांति से निपटाने का प्रयास किया और बोले, बेटा, मैं तो तुम्हारे ही साथ हूं। अब तो गलती हो ही गई है, जो चाहे करो। लेकिन श्रीकंठ, जो इलाहाबाद में पड़ा हुआ गुस्सैल और अनुभवहीन युवक था, अपने पिता की इस बात का सही मतलब नहीं समझ सका। उसे बहस करने की आदत थी और उसने यह सोच लिया कि बात को टालने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वह फिर से अड़ गया और बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। जब श्रीकंठ गुस्से में थे, तब उनके पिता बैनी माधव सिंह ने शांतिपूर्वक उन्हें समझाया कि बुद्धिमान लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, और लाल बिहारी तो नादान है, उससे गलती हो गई है, इसलिए बड़े होकर उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन श्रीकंठ इस बात पर और भी भड़क गए। उन्होंने तीखे स्वर में कह दिया कि या तो वह घर में रहेगा या मैं। अगर आपको वह ज्यादा प्रिय है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं खुद अपना जीवन संभाल लूंगा। यह सुनते हुए दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा लाल बिहारी अंदर धकेल गया। वह श्रीकंठ का बहुत सम्मान करता था, यहाँ तक कि उनसे अधिक किसी की बात नहीं मानता था। दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था। श्रीकंठ हमेशा लाल बिहारी के लिए कुछ न कुछ उपाय लाते थे। उन्होंने दंगल के लिए उसके लिए मुकद्दर की जोड़ी बनवाई थी, और जब लाल बिहारी ने पिछली नाग पंचमी को एक ताकतवर पहलवान को पटकनी दी थी, तो श्रीकंठ ने वहीं जाकर उसे गले से लगा लिया था और खुशी में रुपए भी लुटाए थे। आज उसी प्यारे भाई के मुंह से ऐसे कठोर और हृदय को तोड़ देने वाले शब्द सुनकर लाल बिहारी का दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे इस बात का पछतावा था कि उससे गलती हुई, लेकिन उसे आशा थी कि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर समझाएंगे। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि भैया इतना कठोर हो जाएंगे। अगर वे उसे डांट देते या मार भी देते तो शायद उसे इतना दुख न होता। पर यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, उसके लिए असहनीय था। वह रोता हुआ घर गया, कपड़े बदले, आंखें पोंछी ताकि किसी को लगे नहीं कि वह रोया है, और फिर सीधे आनंदी के दरवाजे पर गया ताकि अपनी गलती की क्षमा मांग सके। जब लाल बिहारी बहुत दुखी होकर सिर झुकाए अपनी भाभी आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, तो उसने भर्राए हुए गले से कहा, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि अब वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वे मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अब चला जाता हूँ और उन्हें फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए। यह कहते कहते उसकी आवाज भर आई और आंखों से आंसू छलक पड़े। उसी समय श्रीकंठ सिंह भी बाहर से आए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। जब उन्होंने अपने छोटे भाई को खड़ा देखा तो उन्होंने घृणा से मुंह फेर लिया और ऐसे कतराकर निकल गए जैसे उसकी परछाई से भी बचना चाहते हों। आनंदी ने पहले तो लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह स्वभाव से दयालु थी और सोचने लगी कि उसने तो यह सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। वह अपने पति के क्रोधी स्वभाव से मन ही मन झुंझला रही थी। जब उसने लाल बिहारी को यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, भाभी मुझे क्षमा करना, तो उसका बचा हुआ क्रोध भी बह गया और वह रोने लगी, क्योंकि आंसू स्त्री के हृदय का मैल धोने के लिए सबसे सच्चा माध्यम होते हैं। जब श्रीकंठ कमरे में आए तो आनंदी ने उनसे कहा, लाल लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हो। इस पर श्रीकंठ ने रूखे स्वर में कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने फिर कहा, उन्हें भीतर बुला लो। मेरी ही गलती है, मैंने कहां से झगड़ा शुरू किया? श्रीकंठ ने कठोरता से जवाब दिया, मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी ने चिताया, पछताओगे? उन्हें बहुत पछतावा हो गया है, अगर वे सच में चले गए तो। लेकिन श्रीकंठ टस से मस न हुए। इतने में बाहर से फिर लाल बिहारी की आवाज आई, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह देना। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अब अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर वे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गया। तभी आनंदी खुद कमरे से बाहर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह कांपती आवाज में बोला, मुझे जाने दो। आनंदी ने भर्राए स्वर में पूछा, कहाँ जा रहे हो?
जब आनंदी ने लाल बिहारी को रोकना चाहा तो वह टूटे स्वर में बोला, जहां कोई मेरा मुंह न देखे, मैं अब वहां जाना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। और फिर उसने भावस से कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। जब तक मुझे ये मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी ओर से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में नहीं रहूंगा। उसकी बातों में आत्मग्लानि और दर्द था, जिसने आखिरकार श्रीकंठ सिंह के हृदय को भी पिघला दिया। वे जल्दी से बाहर आए और लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई इतने भावुक हो गए कि फूट फूट कर रो पड़े। लाल बिहारी ने रोते हुए कहा, अब कभी मत कहना कि तुम मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष सहूंगा। श्रीकंठ कांपती आवाज में बोले, लल्लू, इन सब बातों को भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा दुख क्षण कभी नहीं आएगा। तभी बाहर से बेनी माधव सिंह आ रहे थे। जब उन्होंने दोनों बेटों को गले मिलते देखा तो उनका चेहरा खुशी से खिल गया और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, जो बिगड़ते हुए रिश्तों को भी सहेज लेती हैं। जब गांव वाले ने इस पूरे प्रसंग को सुना तो सबने आनंदी की उदारता और धैर्य की सराहना करते हुए यही कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। और इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी, एक खड़ाऊ, कुछ कड़वे शब्द और फिर टूटते रिश्तों की कगार तक पहुंचती यह कहानी आखिरकार प्रेम, पश्चाताप और समझदारी से एक खूबसूरत मोड़ पर आकर समाप्त होती है। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि उस स्त्री की सहनशीलता, त्याग और परिवार को जोड़कर रखने की शक्ति का प्रमाण है। आनंदी ने जहां बात बिगड़ी वहीं उसे सहेजा भी, यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि रिश्तों में कभी कभी मौन, धैर्य और सही समय पर किया गया एक छोटा सा प्रयास भी बहुत बड़ी दूरियां मिटा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसे आप आज थोड़ा और समझना या सहेजना चाहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए भाव, नए संदेश के साथ। धन्यवाद।